हेलो बच्चों, मेरा नाम अखिलेश श्रीवास्तव है। मैं आपको क्लास 10th साइंस सीबीएसई फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को पढ़ाने वाला हूँ। इस चैप्टर से क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आने ही आने हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चंस आपके एनटीएससी और एसओएफ में आने ही आने हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस होकर के पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में इस चैप्टर में है क्या और आप उसको कैसे पूरी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, पहले कि भाई अगर मैं पूछूं आपसे केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस या इक्वेशंस क्या होती हैं, तो सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर रिएक्टेंट है और सबस्ट्रेट से रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर रिएक्टेंट है सबस्ट्रेट से रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो भाई ये जो रिएक्शन होगी ये होगी केमिकल रिएक्शन। अब रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट का मतलब वो सारे सब्सटेंसेस जो पर्टिकुलर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो रिएक्शन जो वो सब्सटेंसेस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको आप बोल देंगे रिएक्टेंट। सबस्ट्रेट जिसके ऊपर रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है। अगर हम बात करें इक्वेशंस की, तो भाई केमिकल रिएक्शंस के सिंबॉलिक फॉर्म को, केमिकल रिएक्शंस के सिंबॉलिक फॉर्म को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, डेफिनेशन हो गई कि भाई केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन का मीन क्या है। फिर से रिपीट कर देते हैं। जब रिएक्टेंट सबस्ट्रेट से इंटरेक्ट करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, इसको आप बोल देंगे केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को ही आप बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन। ये तो चैप्टर का डेफिनेशन हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करोगे, अगर मैं कहूँ केमिस्ट्री व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के बेसिक डेफिनेशन मतलब यही है कि भाई आप इसमें क्या करते हो, मैटर की स्टडी करते हो और मैटर के फिजिकल और केमिकल चेंज की स्टडी करते हो। ठीक है, या उसके कंपोजिशन को डिस्कस करते हो। इस चैप्टर में हम उसी को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, लेकिन उस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, अच्छा आगे बात कर लेते हैं। अगर बेटा मैं इस चैप्टर को डिफाइन करूं, डिफाइन मीन्स अगर हम इसको क्लासिफाई करें ब्रॉड वे में, तो देखो दो पार्ट में मेजरली डिवाइड होता है। एक तो होगा केमिकल रिएक्शंस और दूसरा होगा केमिकल इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस में आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगे। देखिए चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब देखिए बेटा, अगर आप इसको डिवाइड कर दो तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कैसे? देखिए मेनली ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा केमिकल रिएक्शंस और दूसरा होगा केमिकल इक्वेशंस। तो अगर हम यहां कहें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, या आप ये कह सकते हो रिप्रेजेंटेशन एज केमिकल इक्वेशन। अब यहां पे लिख दो, यानी कि इस पूरे चैप्टर को आप रिप्रेजेंट करोगे इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस, यानी कि रिप्रेजेंटेशन एज केमिकल इक्वेशन। बहुत बेसिक सी बात है कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में है क्या। देखो सीधी सी बात है, पूरे चैप्टर को हम क्या करेंगे, रिएक्शंस और इक्वेशंस के टर्म में ही पढ़ेंगे। अब अगर हम इसके डिवीजन की बात करें तो इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे, ठीक है ना। तो पहले तो बेटा आप टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में आ जाएंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है, इसमें बेटा आ जाएगा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला आपका आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले कौन सी रिएक्शन आ जाएगी? सबसे पहले आ जाएगी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा बेटा हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा हो जाएगा आपका
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, कॉम्बिनेशन हो गया। दो रिएक्शंस और बची, कौन कौन सी हैं? एक हो जाएगा आपका डीकम्पोजिशन, रिएक्शन, और एक बेटा आपका बचता है लास्ट में विच इज रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में बेटा आपके 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में बेटा आपके 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसको आप ए के टर्म लिख सकते हो। पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा? अ रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट एंड एलिमेंट। पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा? अ रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट एंड एलिमेंट, यानी कि अ रिएक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट। ये किसका पार्ट है? ये बेटा आपका कॉम्बिनेशन का ही पार्ट है, ठीक है। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं। पहला क्या होगा? अ रिएक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली, डोंट वरी। दूसरा है रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड, और थर्ड होगा बेटा रिएक्शन बिटवीन कंपाउंड एंड कंपाउंड, यानी कि रिएक्शन बिटवीन 2 कंपाउंड्स, यानी कि रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स, ठीक है। दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो इसमें मेनली आपका सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन ऑल्दो यहाँ पे मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट लिख दिया है, इसलिए इसको फर्दर बाइफरकेट करने की नीड नहीं है। हम क्या करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और वो क्या होगा भाई, अगर डबल डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट आपका बेटा डिवाइड होता है। एक तो होता है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और दूसरा होता है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए, एक है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये पूरा एक तरीके का माइंड में बता रहा हूं बेटा फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। अब अगर हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट की, तो डबल डिस्प्लेसमेंट आपने देख लिया, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया और एक आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब आता है डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो डीकम्पोजिशन है बेटा आपके मेनली 3 तरीके की इक्वेशंस होती हैं, या आप कह सकते हो डीकम्पोजिशन को फर्दर हम क्या करते हैं 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट आपका हो जाता है, मैं सीधे यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, एक चेंज कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा सा स्पेसिफाई हो जाएगा। तो बेटा डीकम्पोजिशन में सबसे पहले तो आपका आता है थर्मल डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन सबसे पहले आएगा आपका थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरा आता है आपका फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन, तीसरा आपका होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन।
तीसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, देखिए फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर हम इस चैप्टर की बात करें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की, तो इस चैप्टर में सिंपल ये है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो अगर रिएक्टेंट सबस्ट्रेट से इंटरेक्ट कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और वो रिएक्शन हो जाएगी आपकी केमिकल रिएक्शन। अगर उसी रिएक्शन को आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हो जाएगी आपकी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब अगर हम इस चैप्टर को एक माइंड मैप के फॉर्म में डिवाइड करें तो आपका आता है मेनली टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में आपका आता है 5 रिएक्शंस या 5 पार्ट में रिएक्शंस डिवाइडेड हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस एंड रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो बेटा कि अगर हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में आपका 3 फर्दर डिवीजन होते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में भी आपको 3 तरीके से मिलेंगी या 3 फॉर्म में मिल सकती हैं। द फर्स्ट वन इज रिएक्शंस इन विच 2 एलिमेंट्स वर इन्वॉल्व्ड और मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड। दूसरा, रिएक्शन बिटवीन द एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, यानी कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बीच में जो रिएक्शन हो रही होगी वहां पर भी आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन मिलेगी। और तीसरा है 2 कंपाउंड्स के बीच में अगर रिएक्शन हो रही है तो वहां पर भी आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन मिल जाएगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में मेनली होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया हुआ दैट मीन सिंगल डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसको 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। एक आपका होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस और दूसरा होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर मैं बात करूँ डीकम्पोजिशन की, तो डीकम्पोजिशन को फर्दर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, एक होता है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन और एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, और लास्ट में आपका आता है रिडॉक्स। अब हम बात करते हैं एज वी हैव जस्ट डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री हम क्या करते हैं मेनली इस रिएक्शंस में हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस की बात करेंगे। ठीक है ना, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फिजिकल चेंजेस क्या होंगे, तो फिजिकल चेंजेस का मतलब ये है कि भाई अल्ट्रेशन तो हो रहा है लेकिन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में या कंपाउंड के कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर पर्टिकुलर कंपाउंड्स में या मॉलिक्यूल्स में कोई कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वो आपका हो जाएगा फिजिकल चेंज। लेकिन अगर चेंज में अल्ट्रेशन है, यानी कि अल्ट्रेशन तो है लेकिन अगर मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज हो रहा है, यानी कि रिएक्शन हुई और मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज हो गया, तो वहां पर आपका केमिकल चेंज ही होगा। अब ये इस चैप्टर में केमिकल चेंज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसीलिए मैं केमिकल चेंज की बात करी। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि वो प्रोसेस जो जस्टिफाई करती हैं केमिकल चेंजेस को, तो एग्जांपल आप क्या बताओगे? जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो गया, ये केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर केमिकल चेंज है, या बर्निंग ऑफ फ्यूल्स आपका केमिकल चेंज है। अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि यहां पर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कि केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको बेटा आप 5 तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर रिएक्शन हो रही है तो आप बता सकते हो कि वहां पर केमिकल चेंज होगा या नहीं होगा। तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मीन्स अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के ऊपर आएंगे। देखिए अगर मैं कहूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, इसको नोट कर लेना, काम आ जाएगा आपके। ठीक है, चलो देखिए डिस्कस कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। अब कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब बेटा यहां से है कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई whether the chemical reactions
is going to be a chemical reaction is going to be a cause of chemical change, या वो chemical change जनरेट करने वाला है या रिएक्शन करने वाला है या नहीं है, उसके लिए कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, या ऑन दैट पैरामीटर्स यू कैन जस्टिफाई कि भाई ये केमिकल चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो भाई सबसे पहले ये है कि एवोल्यूशन ऑफ गैस। सबसे पहले क्या है? एवोल्यूशन ऑफ गैस। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय द फॉलोइंग ways we can identify whether we can identify the occurrence of chemical, identify the occurrence ये कौन सा occurrence है भाई? Occurrence of chemical reactions। So क्या हो रहा है? नहीं लिखने दोगे? Occurrence of chemical reaction। देखिए भाई इसमें पहला जो है वो है बेटा इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर गैस निकल रही है यानी कि केमिकल रिएक्शन हुई है, सीधी सी बात है। अगर गैस रिलीज हुई है इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन हुई है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपने जिंक लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर दिया। जिंक ले लो, जिंक ग्रेन्यूल ले लो, जिंक ग्रेन्यूल लेके सॉलिड फॉर्म में होगा, और इसको आप क्या करो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करो। तो जब बेटा आप इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए कि किसी भी मेटल को अगर आप एसिड से रिएक्ट करते हो, अगर एक्टिव मेटल्स है या ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हैं और वो एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं तो वो सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। तो यहाँ पर भाई ये तो रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा ZnCl2 प्लस H2 गैस। ये आपका है जिंक क्लोराइड, ये आपका होगा एक्वस में, HCl भी आपका होगा एक्वस में, और इसके टोनोस में लगा दो। बैलेंस है? हाँ जी बैलेंस है। अब यहाँ पर देखो गैस निकल रही है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। दूसरा, अगर आप यहीं पर लेड नाइट्रेट लो और उसको हीट कर दो, अगर आप लेड नाइट्रेट लो और उसको हीट कर दो तो क्या बनेगा? अगर आप लेड नाइट्रेट लो और उसको हीट कर दो, ये तो फिर रिएक्शन एक हो गई। सेकेंडरी रिएक्शन ले लेते हैं। हमने क्या किया बेटा, लेड नाइट्रेट लिया और लेड नाइट्रेट को आप क्या करो, इसको कर दो आप हीट। तो अगर आप लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो ये बनाएगा बेटा लेड ऑक्साइड, साथ में क्या रिलीज करेगा, ये साथ में रिलीज करेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या रिलीज करेगा, और साथ में रिलीज करेगा ये ऑक्सीजन, रिलीज कर देगा। बताइए आ जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें, इसको बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस करने की नीड है, बिल्कुल नीड है, कर दीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पर लगा दीजिए 2, तो लेड ऑक्साइड में भैया यहाँ पे लग जाएंगे 2, नाइट्रोजन हो गए तुम्हारे 4, तो यहाँ पे लगा दो 4, और ऑक्सीजन चेक करो बैलेंस है क्या, 4 3 12, कितने हैं 8 10 और 2 12, ऑक्सीजन तो भाई बैलेंस है आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया लेड नाइट्रेट, ये आपका है लेड नाइट्रेट, ये आपका लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है,
ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन है आपका, इसलिए कि भाई इसके बिना कोई नहीं रह सकता, ठीक है ना। अपवर्ड एरो का मतलब ये है कि जो गैस है वो मूव कर रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। एक और इसमें क्वेश्चन की डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपने क्या किया, तो बी हो गया, ए बी सी, चलो दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो सी पार्ट में हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं बेटा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। आप लोगों ने इस इक्वेशन को पढ़ा होगा कि भैया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करती है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पे आपने डेल्टा बना दिया होगा या हीट का साइन दे दिया होगा या हीट लिख दिया होगा, ठीक है। अब इसको कहीं पर लिख लो कि भैया लगभग अगर 1000 डिग्री सेल्सियस से आप इसको हीट करते हो तब ये टूटेगा। ऐसा नहीं है कि आपने इसको रूम में रखा और चले गए और थोड़ी देर बाद आए तो भैया आपको कैल्शियम ऑक्साइड अलग मिला और कार्बन डाइऑक्साइड अलग मिल गया, ऐसा नहीं होगा। आप इसको हीट करना पड़ेगा 1000 डिग्री सेल्सियस पे, और जब आप इसको हीट करेंगे तब ये बेटा कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में, और रिलीज क्या कर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में बाहर हो जाएगी। तो यहां पर भी लिख सकते हो आप, ये बेटा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। आपने इसको 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, ये किसमें टूट गया, ये बेटा क्विक लाइन, या इसको आप बोलते हो कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो गया आपका कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। बैलेंस करने की नीड है नहीं है, क्योंकि रिएक्शन ऑलरेडी आपकी बैलेंस है। नेक्स्ट है भाई कि कार्बन सल्फाइड ले और उसको हम क्या करें, ऑक्सीजन से ट्रीट कर दें। अगर हम कार्बन सल्फाइड ले और उसको हम ऑक्सीजन से ट्रीट कर दें, लास्ट रिएक्शन इसी की फर्स्ट स्टेट को डिस्कस किया बेटा हम लोगों ने कि अगर हम कैसे बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही कि नहीं रही है, तो इसको 5 तरीके से बता सकते हो। पहला कि गैस इवॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर गैस रिलीज हो रही है यानी केमिकल रिएक्शन हो रही है, सीधी सी बात है। अब यहां पर क्या किया आपने, कार्बन डाइसल्फाइड लिया CS2, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसी तरीके से कार्बन का सल्फाइड भी कंपाउंड बनता है, यानी इसको बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। ये बेटा है आपका कार्बन डाई सल्फाइड, ये आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा। इसको आपको क्या करना है, इसको भाई आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हो, ठीक। तो जब कार्बन डाइसल्फाइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हो तो ये बेटा आपको बना के देता है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों चीजें आपको दे देगा। एक आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, दूसरा आपको सल्फर डाइऑक्साइड दे देगा। अब इसको आप बैलेंस कर लो, यहाँ पर सल्फर कितने हैं, 2 हैं, तो भाई यहाँ पे 2 लगा दो। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 और 2 6, तो यहाँ पर भाई आप क्या करो, 3 ऑक्सीजन लगा दो, इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। तो ये तो पहला स्टेप था भाई कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है, अगर गैस इवॉल्व हो रही है तो वो चाहे आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, ठीक। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरी कंडीशन होती है, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि रिएक्शन में क्या प्रेसिपिटेशन बन रहा है। अगर रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन बन रहा है इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। देखिए लिख देता हूं यहां पे मैं पहले, ये है बेटा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कार्बन डाई ऑक्साइड और ये है आपका सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है बेटा आपका कि प्रेसिपिटेशन कॉज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन कॉज हो रहा है इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट विल बी दी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो सीबीएसई में एनसीईआरटी में है ही नहीं,
बेटा नहीं है, नहीं है। लेकिन जब आप टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में आओगे तब आपको सब बिल्कुल रिपीटेड लगेगा, ठीक है ना। तो सेकेंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखिए मैं इसलिए आपको ये सब चीजें बता रहा हूं क्योंकि ये आपके बोर्ड में तो बेटा काम आएगा ही आएगा, ये आपके एनटीएससी और एसओएफ में भी काम आएगा, ठीक है। वहां पर आपको रुकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं अगर सिंपली आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बता दूं, सिंपली मैं आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बता दूं कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डीकम्पोजिशन है और रिडॉक्स है, आप खुश हो जाएंगे कि भाई कम पढ़ना पड़ा, आराम से नंबर मिल जाएंगे। पर जब नंबर देखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि पेपर में तो ऐसा डायरेक्ट आएगा नहीं, पेपर में तो कहीं घुमा के देगा वो, है ना। चलिए, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में क्या होगा, देखिए अगर यहां पर मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बताता हूं। अगर भाई आपने एक कोई कंटेनर ले लिया, ठीक है, ये कोई कंटेनर आपने ले लिया और इस कंटेनर में आपने दो सब्सटेंसेस को या दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया, ठीक है। आपने क्या किया, इसमें दो सॉल्यूशन को ज्यादा गाढ़ा है, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, है ना। देखो इसमें भाई हमने क्या किया, दो सॉल्यूशन मिला दिए, ये अननोन सॉल्यूशन से मान लेते हैं, ये अननोन सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन 1 और दूसरा सॉल्यूशन ले लिया भाई हमने, ये तो पीला पीला हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, कुछ दूसरा कर लेते हैं, चलो गुलाबी ले लेते हैं, ठीक है। और ये भाई हो गया आपका सॉल्यूशन 2, ठीक। आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन 1 लिया, एक सॉल्यूशन 2 लिया और दोनों को मिला दिया। तो जब आपने दोनों सॉल्यूशंस को मिला दिया तो ऑब्वियस सी बात है केमिकल रिएक्शंस होगी, अगर होगी, और अगर केमिकल रिएक्शंस हो रही है और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी आप ये शॉर्ट में समझ सकते हो कि दो मिक्सचर्स को या दो सॉल्यूशंस को मिलाने पर अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो केमिकल रिएक्शन हुई है, तो केमिकल रिएक्शन हुई है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या कहोगे, व्हेन टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड टुगेदर, व्हेन टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड टुगेदर एंड फॉर्म अ precipitate, that means chemical reactions occurs, ठीक है ना। अब जब प्रेसिपिटेट बनेगा तो उसको आप सॉल्यूशन से सेपरेट आउट कर पाओगे, उसको क्या करोगे, सॉल्यूशन से सेपरेट आउट कर लोगे, ठीक है ना। यानी कि प्रेसिपिटेट क्या होगा, प्रेसिपिटेट एक सॉलिड फॉर्म होगा दैट इज बीइंग सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर और द टेस्ट ट्यूब। यानी कि वो क्या होगा, जब प्रेसिपिटेट कॉज होगा तो बेटा ये आपस में अगर आप इन दोनों को रिएक्ट कर दोगे तो क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा।